हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा पर। तो गाइस यहाँ पे आज मैं आप लोगों को वन शॉट वीडियो लेक्चर ऑफ द ग्रेविटेशन चैप्टर यहाँ पे देने वाला हूँ। वन शॉट वीडियो लेक्चर का मतलब होता है कि एक ही सिंगल वीडियो में कंप्लीट ग्रेविटेशन चैप्टर का रिवीजन। ठीक है, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि ग्रेविटेशन के पहले चैप्टर जो है हमारा, इसको हम कंप्लीटली इसे रिवाइज करेंगे वन शॉट वीडियो लेक्चर्स के साथ, एकदम बढ़िया अच्छे से नोट्स के साथ और बढ़िया अच्छे तरीके से सब कुछ इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोगों को इस वीडियो को कंप्लीटली देखना है। एक बार वीडियो देख लोगे फटाफट तो आप लोगों का ये कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। कसम से कहता हूँ, एकदम बेस्ट तरीके से आपका पूरा रिवीजन होगा। तो गाइज़, आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को अगले चैप्टर की भी वीडियोस चाहिए सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर बहुत ज़्यादा लोग इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं तो मैं डेफिनेटली आगे के जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस भी लेकर के आऊँगा। तो प्लीज़ इसके लिए आप लोग ना अपने सभी फ्रेंड्स को व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह जहाँ जहाँ भी आप हो शेयर कर देना, जिससे कि ये वीडियो सब तक पहुँच सके और सभी लोग वन शॉट वीडियो अपने एग्जाम के पहले रिवाइज कर सके, जिनको कोई टेंशन की जरूरत ना हो। तो ये क्लास 10th SSC बोर्ड के लिए है, ठीक है। और हमारा प्यारा सा चैनल न्यू इंडियन एरा, इसे आप सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, बिकॉज इससे आपको बहुत कुछ यहाँ पे नई नई चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं, जिससे आप लोग अपने एग्जाम को बहुत ही बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करवा सकते हो। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज के अपने सबसे प्यारे से चैप्टर ग्रेविटेशन को। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे ग्रेविटेशन के बारे में अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं ग्रेविटेशन इस चैप्टर में, बहुत कुछ अब तुम्हें आता भी होगा, ऐसा नहीं कि तुम एकदम बुद्धू हो। ठीक है, क्योंकि हम लोग अब यहाँ पे वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैंने इसके पहले भी बहुत सारे इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ाया है, जिसमें करीबन 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियोज़ को देखा है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया सभी लोगों ने, और बहुत ही बेस्ट तरीके से वीडियोज़ थी। तो अभी हम अपने इस चैप्टर को टाइम पास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से इस चैप्टर को। ठीक है, देखो गाइस, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारा अर्थ है, ठीक है, और हमारे अर्थ में क्या है, यहाँ पे आप लोग को बस अच्छे से थोड़ा सा फोकस करना है, जिससे कि आप सभी का फायदा हो जाएगा। ठीक है, बस आप सब ध्यान दो। ठीक है, देखो क्या था कि हमारा ये अर्थ है, और यहाँ पे हमारे सबसे पहले कौन थे, न्यूटन बाबा। ठीक है, न्यूटन बाबा ने एक दिन क्या हुआ आपको पता ही है, कि आप लोगों को ये कहानी मालूम ही होगी कि वो क्या थे कि बैठे थे अपने एक एप्पल के पेड़ के नीचे। वहाँ पर से एक एप्पल गिरता है इनके टकले में। जैसे इनके टकले में एक एप्पल गिरता है तो इन्हें एक थियरी आती है। ये कहते हैं कि भाई एप्पल जो गिरा है हमारा ऊपर से, जो एप्पल नीचे गिरा है वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। मतलब मान लो अगर ऊपर से एप्पल, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, अगर एप्पल ऊपर से नीचे गिरा तो नीचे ही क्यों आया, ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं चला गया। तो इन्होंने एक थियरी बहुत ही प्यारी सी दी कि दुनिया में ना कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि अगर एप्पल है और नीचे कौन है, हमारा अर्थ है, तो ये अर्थ और ये एप्पल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब जो ये अर्थ है, अर्थ क्या करता है, इस एप्पल को अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा है और एप्पल बहुत छोटा है। तो इसीलिए ना एप्पल अर्थ को खींच नहीं पाता, बट अर्थ एप्पल को खींच लेता है। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग दुनिया के कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब मैं तुमको अट्रैक्ट कर रहा हूँ, तुम मेरे को कर रहे हो। ये जिस लैपटॉप से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये लैपटॉप मुझे अट्रैक्ट कर रहा है और मैं लैपटॉप को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। जो पेंसिल मैंने पकड़ रखी है वो पेंसिल को मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ और पेंसिल मुझे अट्रैक्ट कर रही है। बट स्टिल अर्थ हम सबसे बड़ा है, क्योंकि हम दोनों अर्थ के ऊपर ही है ना, तो अर्थ हम दोनों को अट्रैक्ट कर लेता है, इसीलिए हमारा अट्रैक्शन पता नहीं चलता। तो इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ऐसा न्यूटन ने कह दिया। और यही रीज़न था कि एप्पल भी अर्थ के तरफ अट्रैक्ट हो गया, अर्थ ने एप्पल को भी अट्रैक्ट कर लिया अपने तरफ। तो न्यूटन ने कहा भाई कि जब ये अट्रैक्शन हुआ है तो किसी फोर्स की वजह से हुआ होगा ना, क्योंकि कभी भी जिंदगी में कोई भी बॉडी विदाउट फोर्स अट्रैक्ट थोड़ी होती है। तो विदाउट फोर्स जब कोई बॉडी अट्रैक्ट ही नहीं होती तो वो फोर्स कौन सा है। तो न्यूटन ने कहा कि उस फोर्स का हमारा प्यारा सा नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एक अट्रैक्शनल फोर्स है जो कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। जैसे कि मान लो एक एप्पल है, देखो ये अर्थ है हमारा और ये एप्पल है, तो एप्पल के और अर्थ के बीच में ये अट्रैक्शनल फोर्स जो है ये हमारा ग्रेविटेशन है। देन व्हाट इज ग्रेविटी, तो कभी भी याद रखना ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना सा फर्क है कि न्यूटन ने क्या कहा था हमारे, कि दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे सोलार सिस्टम में जो सन है वो सन भी हमारे अर्थ को अट्रैक्ट करता है, इस बात को आपको ध्यान देना है। और अर्थ भी सन को अट्रैक्ट करता है, ऐसी बात नहीं है, बट अर्थ बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू सन ना, तो जिसका मास बड़ा होता है वो ज़्यादा शक्ति से अट्रैक्ट कर लेता है।
जैसे कि अगर मान लो हमारा जो सन है वो बहुत बड़ा है, तो सन क्या करेगा, अर्थ को अट्रैक्ट कर लेगा एज कम, और ऐसे ही हमारा अर्थ मून के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा है, तो अर्थ हमारा मून को अट्रैक्ट कर लेता है, बट मून अर्थ को नहीं कर पाता। समझा ना अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जिसका मास सबसे बड़ा होगा, जिसका अमाउंट, जिसका वेट सबसे ज़्यादा होगा, वो दूसरे सामने वाले को, छोटे वाले को अट्रैक्ट कर लेता है। देन व्हाट अबाउट ग्रेविटी और ग्रेविटेशन? तो न्यूटन के अकॉर्डिंग दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर देखो अभी सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और अर्थ के अंदर, मैं क्या बोल रहा हूँ, अर्थ के अंदर, अगर अर्थ के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि एप्पल जब नीचे गिरा था तो अर्थ ने उसे अट्रैक्ट कर लिया था अपने तरफ। तो ये अर्थ ने क्या अप्लाई किया है, अर्थ ने एक फोर्स अप्लाई किया किसी चीज़ के ऊपर। तो जब अर्थ कोई भी अट्रैक्शनल फोर्स अप्लाई करेगा तो उसे ग्रेविटी कहेंगे। मतलब अभी हम अर्थ में रहते हैं ना, तो अपने अर्थ के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे हम ग्रेविटी कह देते हैं, वरना वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, वो भी अट्रैक्शनल फोर्स है। मतलब देखो दुनिया में अगर कोई भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स नाम देने का। और वही काम अगर अर्थ के अंदर होगा ना, वही सेम अट्रैक्शन अगर अर्थ के अंदर होगा, अगर अपना अर्थ किसी को अट्रैक्ट करता है तो उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। मतलब समझा ना क्या है दोनों एक ही, बट अगर अर्थ उसी चीज को करता है तो उसे हम ग्रेविटी कह देते हैं, और अगर अर्थ के बाहर कोई और करता है तो उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। समझा अच्छे से, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो ये सब न्यूटन ने हमारे बताया था। अब यहाँ पे जरा ध्यान देते हैं, अब थोड़ी सी चीज़ों को समझते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब हम यहाँ पे जानेंगे सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। तो मैं आपको सब समझाऊंगा, पहले आप यहाँ पे आ जाओ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ध्यान से समझोगे तो सब समझ में आएगा। देखो भाई, अब हम देखने जा रहे हैं कि हमारा सर्कुलर मोशन क्या है, क्योंकि अगर सर्कुलर मोशन समझ गया तो तुमको सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये जान लो कि भाई एग्जैक्टली मोशन क्या है। पहले यही जान लो कि मोशन क्या होता है। तो भाई आपको बता दूं कि मोशन क्या होता है, यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे से। मूवमेंट क्या होता है? मोशन, मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, सराउंडिंग। मतलब सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का मोशन होना। जैसे कि एक रोड है और रोड में एक बस जा रही है हमारी, और अगल बगल हमारे क्या लगे होते हैं, अगल बगल हमारे ट्रीज लगे होते हैं। तो ये ट्रीज चलते हैं क्या? नहीं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी कि सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में हमारे किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट, मतलब हमारा सराउंडिंग वैसे ही रहेगा लेकिन ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो उसे हम कहेंगे कि ये मोशन परफॉर्म कर रहा है। देन व्हाट अबाउट सर्कुलर मोशन? तब सर्कुलर मोशन हमारा क्या कहलाएगा? तो अब ध्यान दो अच्छे से। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट, देखो अच्छे से ध्यान देना अच्छे से, अगर कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट अगर सर्कल के सरकमफेरेंस के अलोंग घूमता है, क्या बोला मैंने? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल के सरकमफेरेंस के अलोंग घूमता है, मतलब देखो ये तो पता होगा ना कि हमारा ये सर्कल होता है, सर्कल का ये सेंटर होता है, ये हमारा इसका सरकमफेरेंस होता है। ज्योमेट्री में तो पढ़े रहोगे, इतने मूर्ख तो नहीं रहोगे तुम लोग, ठीक है। यहाँ देखो, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये अगर सरकमफेरेंस के अलोंग मूव करता है तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन? डेफिनेशन देखो, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग, किसके अलोंग? हमारे इस सरकमफेरेंस के अलोंग, इस सरकमफेरेंस के अलोंग। मतलब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ इस सरकमफेरेंस में ही ऐसे ऐसे घूमता है। समझा अच्छे से मैं क्या कह रहा हूँ? तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये सरकमफेरेंस के अलोंग ही घूमता है, ये सेंटर है, देखो ये हमारा सेंटर है, और ये सरकमफेरेंस के अलोंग ही हमारा ऑब्जेक्ट घूमता है। तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग, यानी कि साथ में, किसके साथ में? सरकमफेरेंस के साथ में, सरकमफेरेंस के साथ में ऑफ द सर्कल। अब सरकमफेरेंस किसका होता है? हवा का थोड़ी होता है, तो सरकमफेरेंस सर्कल का होता है। तो सर्कल के सरकमफेरेंस के अलोंग अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन होता है तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओके। तो अब क्या शादी में आया क्या कि ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली घूमते रहेगा? कुछ तो यहाँ पे अप्लाई होगा ना, क्योंकि मोशन विदाउट फोर्स होता है क्या? अब आप ही बताओ, अगर ये हमारा जो ऑब्जेक्ट था ये रोड में मूव कर रहा था तो इसमें भी कोई ना कोई तो फोर्स लगाया होगा ना, तभी ना ये ऑब्जेक्ट मूव किया। तो मोशन विदाउट फोर्स नहीं हो सकता। तो अगर ये ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है अलोंग द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, तो इसमें भी कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो हमारा सन है, ठीक है, तो अगर हमारे सन ने किसी को अट्रैक्ट किया है, आपको मैं यहाँ पे सिंपल से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर मान लो हमारा सन है, ये हमारा सन है,
और सन ने अपने अगल बगल के सारे प्लैनेट जो उसके अगल बगल घूम रहे हैं उन प्लैनेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है ना, तभी ना वो सारे प्लैनेट हमारे सन के अराउंड घूमते रहते हैं। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? इस तरीके से तो मान लो ये प्लैनेट है और ये हमारा सन है, तो सन सारे प्लैनेट को अपनी तरफ खींच के रखता है, तभी ना हमारे ये सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं ये प्लैनेट हमारे सन के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड होते हैं। समझा कि नहीं समझा? इस बात को आपको ध्यान देना है। यानी कि दुनिया में अगर कोई सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है भाई, तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा सेंटर के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड रहता है। जैसे कि मान लो अगर ये सन है और अगर ये प्लैनेट है, तो प्लैनेट हमेशा किसकी तरफ अट्रैक्टेड रहेगा? सेंटर की तरफ। यानी कि कभी भी अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो एक बात ध्यान रखना कि उस ऑब्जेक्ट में कोई तो फोर्स अप्लाई होता होगा, और वो फोर्स किसकी तरफ होगा? सेंटर के टुवर्ड्स रहेगा। यानी कि उस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, उस फोर्स का डायरेक्शन सेंटर के टुवर्ड्स होगा। किसके टुवर्ड्स होगा? सेंटर के टुवर्ड्स। ठीक है, और इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे फोर्स को ही हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। समझा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ? सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो यहाँ पे देख लो सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन, अब आपको अच्छे से समझेगा। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सरकमफेरेंस के अलोंग मूव करता है, तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, अपना अर्थ भी तो सन के अगल बगल सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म करता है ना। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो ये ऑब्जेक्ट भी सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म कर रहा है। तो जिस तरीके से अर्थ सन के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड होता है और सन अर्थ पे फोर्स लगाता है, क्योंकि सन सेंटर में होता है ना, इसके लिए तो अर्थ जो है सन की तरफ अट्रैक्टेड रहता है। तो वैसे ये ऑब्जेक्ट भी सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा और ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता रहेगा। तो वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होता है कि एक ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट में हम अप्लाई करते हैं, अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऐसा फोर्स जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं। और किस ऑब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं एक ऐसा फोर्स? जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रिवॉल्व कर रहा होता है अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। यानी कि एक ऐसा फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट में हम लगाते हैं जो फोर्स हमारा सर्कमफेरेंस के अलोंग घूम रहा होता है। जो एक ऐसा फोर्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट में लगाते हैं जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सराउंडिंग में यानी कि रिवॉल्व कर रहा हो सर्कमफेरेंस के अलोंग, और वो फोर्स का डायरेक्शन किसकी तरफ रहता है? सेंट्रीपिटल, मतलब कि सेंटर की तरफ। यानी कि जो वो फोर्स है उसका डायरेक्शन सेंटर के टुवर्ड्स होता है। तो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि सीधी सी भाषा में कहूं कि देखो, अब मैं जो यहाँ पे लिखा है, देखो जो यहाँ पे लिखा है इसको मैं यहाँ पे एनिमेट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, यहाँ पे समझो। मान लो कि जैसे कि कोई भी अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में अगर अप्लाई किया, इफ एनी फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट and that object revolving along the circumference of the circle and that applied force is directed towards the center of the circle, then ऐसे फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा ना, तो वो बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के मतलब परफॉर्म ही नहीं कर सकता। जैसे कि अपना अर्थ है, तो अर्थ बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सन के अलोंग घूम नहीं सकता, सन के सराउंडिंग में घूम नहीं सकता। क्योंकि अब समझ गया ना कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर भाई सर्कुलर मोशन करेगा ना, ऐसे सर्कमफेरेंस में गोल गोल घूमेगा ना, तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स पक्का अप्लाई होना है, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स पक्का अप्लाई होना है, और उस फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की तरफ रहेगा। समझा अच्छे से? इस बात को आपको दिमाग में रखना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है सेंटर सीकिंग। आई होप आपको ये सब याद हो गया होगा, यहीं पे याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं केपलर्स की तरफ। अच्छा चलो, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लो आप लोग सपोज दैट आप लोग आइसक्रीम की दुकान में गए, और आइसक्रीम की दुकान में जाने के बाद वहां पे आपने कोन लिया। तो ये कोन कुछ ऐसा था, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो इस कोन को हमने कट कर दिया, ऐसे टेढ़ा कट कर दिया ऐसे। तो यहाँ पे ध्यान दो, जो ये हमारा यहाँ का पार्ट होगा, यहाँ से कट किया ना, तो ऊपर से कैसा दिखेगा, इसको साइड में लेके आते हैं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा अंदर। समझा मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पे कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो जो ये है ना, इसे हम क्या कहते हैं? एलिप्स कहते हैं। ये जो है ना हमारा यहाँ पे, इसे हम क्या कहते हैं? एलिप्स। ये है हमारा एलिप्स, ठीक है। एलिप्स में कभी भी दो सेंटर होते हैं। ये एक सर्कल, मतलब एक मैथमेटिक्स का पार्ट है ये। तो एलिप्स में कभी भी दो सेंटर होते हैं, और जिसको हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। और जो ये पाथ है ना, ये पाथ, इसे हम एलिप्टिकल पाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? पाथ, एलिप्टिकल पाथ। इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब हम इसी की स्टडी आगे जाके करने वाले हैं। अभी आपको मैं यहाँ पे सब इसी के बारे में बताऊंगा। तो केपलर भाई साहब यहाँ पे हमारे आते हैं, और केपलर कहते हैं ये प्लैनेटरी मोशन इन्होंने दिया है। केपलर ने क्या बताया? केपलर ने हमारे प्लैनेटरी
प्लैनेटरी मोशन के बारे में बताया है, प्लैनेटरी मोशन के बारे में। तो केपलर ने क्या दिया है, प्लैनेटरी मोशन के रूल दिए, यानी कि हमारा जो अर्थ के बाहर जो हमारा यहाँ पे प्लैनेट्स घूमते हैं तो वो किस तरीके का मोशन परफॉर्म करते हैं, तो ये हमको यहाँ से पता चलता है केपलर के रूल से। चलिए देखते हैं किस तरीके का मोशन ये परफॉर्म करते हैं। तो अब जरा यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको सारे रूल्स यहाँ पे समझाता हूँ केपलर के रूल में। केपलर का रूल नंबर 1 यहाँ पे क्या है, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। देखो केपलर ने क्या कहा भाई, केपलर ने बहुत ही सुंदर सी बात कही। एक ऐसा हमारा सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक ऐसा यहाँ पे ये ले लेते हैं और इसको यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। चलो अब यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे से, सभी लोग ध्यान से समझोगे तो सब लोग जानोगे, सब लोग नहीं समझोगे तो फिर कोई नहीं कुछ नहीं जानोगे, फिर तुमको कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि केपलर ने कहा कि हमारा जो दुनिया में सोलार सिस्टम है ना, हमको क्या लगता था अभी तक कि बीच में सन है, उसके अगल बगल गोल गोल पूरा दुनिया में मतलब मार्स है, फिर अर्थ है, फिर उसके बाद जुपिटर है, फिर वेनस है, सारे प्लैनेट घूमते रहते हैं। बट ऐसा गलत है। हमारे यहाँ पे केपलर ने क्या कहा कि जो सन है, सन सेंटर में नहीं एक फोकस पॉइंट पे होता है। यानी कि देखो जैसे कि अगर ये सन है तो देखो ये फोकस पॉइंट पे होता है, दिस इज द सन। ठीक है, ये हमारा सन है। ठीक है, और जो प्लैनेट्स होते हैं ये सारे के सारे प्लैनेट्स इसके अलोंग, ध्यान दो अच्छे से, सारे के सारे प्लैनेट्स इसके अलोंग इस तरीके से एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। अभी बताया ना मैंने एलिप्टिकल पाथ क्या था, देखो एलिप्टिकल पाथ क्या बताया ना मैंने अभी। ठीक है, तो सारे के सारे जो प्लैनेट है वो एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। समझा अच्छे से मैंने क्या बोला, सारे के सारे प्लैनेट एलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं। इस बात को आपको अच्छे से समझ के रखना है। ओके चलो, तो यही बातें थी। यानी कि अब देखो इसी को मैं रीड करके यहाँ पे दिखाता हूँ। पहला रूल देखो यहाँ पे कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स, यानी कि जो ये प्लैनेट है, ये जो प्लैनेट है हमारे, इनका ऑर्बिट क्या है, ये एलिप्स है। ठीक है, एंड विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, यानी कि सन क्या है हमारा, सन इज एट वन ऑफ द फोकाई, यानी कि जो सन है वो एक फोकस पॉइंट में रहेगा। मैंने आपको बताया ना कि हमारे एलिप्स के 2 फोकस होते हैं, एक इधर एक इधर, आप किधर भी रख सकते हो। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे है सपोज दैट। ठीक है, तो हमारा जो सन है वो एक फोकस पॉइंट पे रहेगा, यहाँ सेंटर में नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ सेंटर में नहीं रहेगा। ठीक है, ये कहाँ रहेगा, एक फोकस पॉइंट पे सन रहेगा। यानी कि द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, जो प्लैनेट का ऑर्बिट है। आप कहोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्बिट, यार ऑर्बिट कुछ नहीं है, ऑर्बिट एक रास्ता है, रास्ता जिस रास्ते में प्लैनेट घूमते हैं ना, उसी को हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, तो मान लो जैसे कि ये ए प्लैनेट इस रास्ते में घूम रहा है तो ये हमारा ऑर्बिट कहलाएगा। तो जो ऑर्बिट होता है ना प्लैनेट का, वो एक एलिप्स के जैसे दिखता है। अभी देखो आप अगर मुंबई से दिल्ली जाओगे तो सीधा रास्ता दिखेगा, तो मैं कहूंगा ये लीनियर रास्ता है। तो वैसे अगर तुम ऐसे कुछ घूमोगे ना, इस तरीके का सर्कल बनाओगे, तो मैं कहूंगा कि आप एलिप्स के तरीके से घूम रहे हो, इसको एलिप्स कहते हैं। जैसे सीधे रास्ते को लीनियर कहते हैं, वैसे इस रास्ते को एलिप्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ऑर्बिट, ये प्लैनेट्स हैं, इनका ऑर्बिट्स एलिप्स के जैसा है। तो द ऑर्बिट ऑफ एन प्लैनेट इज एन एलिप्स। और जो सन है, सन के अराउंड सारे प्लैनेट घूमते हैं ना, तो जो सन है वो एक फोकस पॉइंट पे होगा, यानी फोकाई पे रहेगा, एक फोकस पॉइंट पे हमारा सन रहेगा। दिस इज द केपलर्स फर्स्ट रूल। चलो सेकंड रूल अभी समझाता हूँ, यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे से, अभी दिमाग लगाना पड़ेगा तुम सभी लोगों को। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब थोड़ा दिमाग लगाने का, देखो एग्जैक्टली समझने का। अब अगर मान लो हमने लाइन ज्वाइन किया, हमने क्या किया, हमने लाइन ज्वाइन किया बिटवीन दी, किसके बीच में हमने लाइन ज्वाइन किया, प्लैनेट एंड द सन। ठीक है, इस तरीके से हमने लाइन ज्वाइन कर रहे हैं। देखो हम 2 प्लैनेट्स के बीच में और सन के बीच में लाइन हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जरा आप लोग यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को समझ के लेना आप लोग, जिससे कि आपको सब समझेगा। तो जो इनके बीच का ये एरिया है, अब देखो 2 प्लैनेट के बीच में लाइन ज्वाइन किया तो एक एरिया बनेगा ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे देखो एक एरिया बनता है। तो ये जो भी एरिया है ना, जैसे कि अगर मान लो ये एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3, तो ये एरिया इक्वल रहता है। अब देखो आपको लग रहा हो कि ये वाला जो यहाँ पे एरिया, ये वाला छोटा होगा, या फिर ये वाला बड़ा होगा, या फिर ये सबसे बड़ा है, बट ऐसा नहीं होता, वो देखने में होता है। बट ये चौड़ा ज़्यादा है, देखो ये कम चौड़ा है, ये एकदम उससे भी कम चौड़ा है, बट इधर लंबाई ज़्यादा है। तो वो सब डिपेंड करता है। तो जो एरिया होता है ना वो एकदम इक्वल रहता है। तो ये था हमारा यहाँ पे केपलर का सेकंड रूल। यानी कि अगर लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट, ध्यान दो अच्छे से, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट्स एंड द सन, ये प्लैनेट्स एंड द सन, यानी कि लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट्स एंड द सन इज ऑलवेज स्वीप्स आउट, स्वीप्स मतलब कवर करना, स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज। इस बात को आपको ध्यान देना है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो ये लाइन, इधर देखो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। तो द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन
फिर ठीक है, स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है, यानी कि इक्वल एरिया को ये स्वीप करता है, यानी कवर करता है। अगर कोई लाइन आप ज्वाइन कर दो किसी प्लैनेट से और सन से, तो वो इक्वल एरिया को कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, चलो अब मैं आपको थर्ड रूल समझाता हूं, जो कि सबसे हार्डेस्ट रूल है और बच्चों को समझता नहीं, बट आज सब चिंदी बन जाएगा। देखो यहाँ पे तो क्या है, जैसे कि मान लो अगर ये प्लैनेट है, तो क्या जिंदगी भर ये प्लैनेट इधर ही रहेगा क्या? नहीं ना, वो सन के अराउंड घूमते रहता है ना वो प्लैनेट भाई। ठीक है, तो मान लो अगर ये प्लैनेट पोजीशन ए में है अभी मान लो, तो ये घूम घूम के कभी ना कभी तो पोजीशन, मतलब कभी ना कभी तो ये प्लैनेट इधर आएगा ना। ठीक है, तो मान लो ये पोजीशन बी में आएगा ना, तो अब देखो, तो पोजीशन ए से सन तक का डिस्टेंस मान लो इसका पहले 5 था, फिर पोजीशन बी से उसी प्लैनेट का जब वो घूम के आगे आ जाएगा, तो मान लो इसका डिस्टेंस 2 है, फिर यही प्लैनेट घूम के यहाँ भी आ सकता है ना, किसी भी जगह में जा सकता है भाई। तो मान लो यहाँ पे अगर आएगा तो इसका डिस्टेंस अभी 3 है, फिर यहाँ पे आएगा तो मान लो इसका डिस्टेंस अभी 4 है। तो मतलब प्लैनेट का डिस्टेंस और सन के बीच का डिस्टेंस बढ़ते घटते रह सकता है, क्योंकि एलिप्स के ज्यादा पास में जब हमारा ये प्लैनेट आएगा तो कम डिस्टेंस होगा, इधर पे दूर आ जाएगा तो फिर बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा, है ना। तो जो प्लैनेट है तो उसका डिस्टेंस घटते बढ़ते रहता है। तो हम कैसे निकालेंगे कि इसका प्रॉपर डिस्टेंस क्या है? तो हम सारे डिस्टेंस को क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे 5 है, देन यहाँ पे हमारा 2 है, देन हमारा यहाँ पे देखो 3 है, फिर हमारा यहाँ पे देखो 4 है, ऊपर 4 आ गए तो नीचे 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एवरेज निकाल लेंगे इसका। तो जो भी यहाँ पे डिस्टेंस आएगा इसी को हम कहते हैं मीन डिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मीन डिस्टेंस। क्या कहते हैं इसको हम लोग? मीन डिस्टेंस। आई होप आपको मीन डिस्टेंस समझ गया होगा। मीन डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं, इस बात को आपको ध्यान देना है। मीन डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं? स्मॉल आर से। अच्छा, अब ध्यान दो, ये जो भी प्लैनेट यहाँ पे जब चल के बी में गया होगा, यहाँ पे मूव करके यहाँ आया होगा, फिर यहाँ आया होगा, फिर यहाँ आया होगा, तो इसको जाने में टाइम भी तो लगा होगा ना, तो उसको टाइम भी तो ट्रेवल करना पड़ा रहा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो टाइम यहाँ पे हमारा टी है। ठीक है, तो टाइम और मीन डिस्टेंस आपको समझा ना। तो अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, हमारा थर्ड रूल क्या है। अब देखो आपको समझ जाएगा कि थर्ड रूल हमारे केपलर का क्या है। तो बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। केपलर का थर्ड रूल क्या कहता है कि देखो ये टाइम पीरियड टी है और मीन डिस्टेंस आर है किसी भी प्लैनेट का। समझा ना? मीन डिस्टेंस क्या होता है कि जो भी प्लैनेट कहीं कहीं घूमता है तो उसका कॉन्सेप्ट यही है, मीन डिस्टेंस। आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हो यार, अगर नहीं समझता है तो। ठीक है, बार बार देखोगे तो समझ जाएगा। अब देखो क्या कहता है मीन डिस्टेंस, यहाँ पे हमारा थर्ड रूल कि स्क्वायर ऑफ टाइम ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, स्क्वायर्ड ऑफ टाइम ट्रेवल्ड बाय द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन देम। समझा कि नहीं समझा? क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट, मैं जो कह रहा हूं उसको यहां लिखते जा रहा हूं, अभी मैं दिखा भी दूंगा, थोड़ा रुक जाओ, आपको तुरंत समझ जाएगा। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सिंबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको? क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस को। यानी कि द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ देम और ऑफ दैट प्लैनेट। समझा? इस तरीके से आपको ध्यान देना। देखो यहाँ पे दिखाता हूं, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, या टाइम पीरियड एक ही बात होती है यार, तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन around the sun is directly proportional to the cube of mean distance of the planet from the sun। ठीक है, यानी कि वही बात लिखी है ना। देखो स्क्वायर ऑफ, यहाँ लिखा देखो आपको दिखाता हूं, तो ये स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, ये रॉन्ग है यहाँ पे, इसको ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, उसने ए लिख दिया, बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ऐसा हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा देता हूँ, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या होगा? द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। समझा? इस बात को आपको ध्यान देना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये तो समझ जाता है, ये भी सब समझ जाता है, बट ये सब कैसे आता है ये समझाता हूँ, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आएगा तो आगे के कॉन्सेप्ट भी आपको समझेंगे नहीं। अब आपको एक रूल सिखाता हूँ, ध्यान दो अच्छे से। जो बताऊंगा वो मैथमेटिक्स, ये साइंस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, आप लोग को मैथ्स आती होगी तो बहुत अच्छी बात है। एक बात ध्यान देना, हमारे पास ना एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, ये जो मैंने अल्फा बनाया है ना, इसे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, अब ध्यान दो, तो अगर मान लो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है, क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मान लो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है, ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है ना, तो किधर भी लगा सकता हूं मैं, तो डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मालूम है ना। अगर मैं बोलता हूं कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, तो वो सीधा सीधा लिख देते हैं, और अगर इनवर्सली बोला तो A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B अगर बोलेगा ना, तो B को नीचे लिखने का, ऊपर 1 लिखने का।
तो देखो है तो एक ही बात, तो ये है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली के लिए बस ऊपर 1 लिखने का और डायरेक्टली के लिए सीधा b लिख देने का, कोई टेंशन की बात नहीं होती। तो इस बात को आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ के रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनका मीनिंग समझ लो पहले, क्योंकि आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपको। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक रिलेशन क्या होता है मैथमेटिक्स में, कि अगर b की वैल्यू बढ़ाओगे तो a की वैल्यू भी बढ़ेगी, और अगर b की वैल्यू घटाओगे तो a की वैल्यू भी घटेगी। और इनवर्सली में क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली में क्या होता है कि अगर b की वैल्यू बढ़ाओगे तो a की वैल्यू घटेगी, समझा कि नहीं समझा, और अगर b की वैल्यू घटाओगे तो a की वैल्यू बढ़ेगी। समझ में आया मैं क्या बोला? इस ट्रिक को प्लीज़ याद कर लो, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से प्लीज़ एंड प्लीज़ याद कर लो, आगे चल के आपको बहुत फायदा मिलेगा, इससे हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ गया होगा। तो अब देखो एक चीज़ अच्छा और एक सिखाता हूँ, देखो यहाँ पे। तो हमको मैथमेटिक्स में कैसे चाहिए रहता है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमको नहीं चाहिए रहता है, हमको इक्वल चाहिए। तो अगर मान लो मुझे a इक्वल टू b लिखना है, तो मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट लिखूंगा, समझा। हमेशा कभी भी इस साइन को हटाने के लिए एक और इक्वल लगाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लिखते हैं, कि मतलब एक कांस्टेंट नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रहता है, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। तो वैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, जरा यहाँ पे अभी आप लोग देख लो, यहाँ पे हमने क्या किया है वैसे ही, कि हमारा जो टी स्क्वायर है, यहाँ पे जो हमारा टी स्क्वायर है वो इक्वल टू के आर का क्यूब बनेगा, समझा अच्छे से, आर का क्यूब बनेगा। और हम लोग यहाँ पे फिर टी स्क्वायर अपॉन आर का क्यूब, इस आर क्यूब को इधर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे इक्वल टू कांस्टेंट के बच जाएगा, समझा अच्छे से मैंने क्या बोला। इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आई होप आपको समझ गया होगा, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अब हमको यहाँ पे सीखना है, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ पूरे के पूरे इस चीज़ को, यहाँ पे जो भी है इसको ऐसा हटा के और आपको न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पे आपको समझना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमने शुरू में एक चीज़ देखी थी, एक चीज़ सुनी थी कि जय हो न्यूटन बाबा की, न्यूटन बाबा की जय हो। न्यूटन ने क्या सिखाया था यार? हमारे न्यूटन ने क्या सिखाया था? न्यूटन ने हमारे सिखाया था एक बहुत अच्छी बात, कि दुनिया के कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे अपना अर्थ रहे या कोई और भी हमारा ऑब्जेक्ट रहे, एक दूसरे को सभी लोग अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। चाहे कोई भी रहे, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये न्यूटन ने हमें बताया था। चाहे वो एप्पल हो चाहे अर्थ हो, एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है और अर्थ भी एप्पल को अट्रैक्ट करता है। अब देखो सपोज दैट मैं एक अर्थ में बैठा हूँ, तो मान लो कि अगर देखो ये मैं हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक एप्पल है, तो ये अर्थ, ये जो मैं हूँ, ये मैं भी एप्पल को अट्रैक्ट करता हूँ और एप्पल भी मुझे करता है, बट हम दोनों को कौन कर रहा है? अर्थ कर रहा है, इसलिए हमारा अट्रैक्शन दिखता ही नहीं है, समझा कि नहीं समझा? ऐसा होता है। बट अर्थ के बाहर क्या होगा, तो अर्थ के बाहर सब अट्रैक्ट कर लेते हैं एक दूसरे को, समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? यानी कि दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये रूल है, दिस इज द रूल। बट हमें फील नहीं होता क्योंकि हम अर्थ के अंदर है, क्योंकि अर्थ हम दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ सबसे बड़ा है, अर्थ सबका बाप है, समझा कि नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस बात को आपको समझ के अच्छे से रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चीजों को समझते हैं थोड़ा सा आगे निकल के, ठीक है। कि न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा यार कि दुनिया में दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे, अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट रख दो पास में, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा बाय सम डेफिनेट फोर्स, ठीक है। मान लो इन दोनों का, अभी कोई भी दुनिया में ऑब्जेक्ट है तो सबका सेंटर होता है, तो मान लो इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है और इस ऑब्जेक्ट का मास m2 है, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, आप अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके बीच में कुछ तो डिस्टेंस रहेगा ना, समझा कि नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? दो, अब इमेजिन करने का रे बाबा तुम लोग, दो ऑब्जेक्ट अगर मान लो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं बाय सम डेफिनेट फोर्स, वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का कुछ डिस्टेंस भी होगा, उनका कुछ मास भी होगा, ठीक है। तो ध्यान दो अच्छे से। तो हमारे न्यूटन बाबा क्या कहते हैं कि जब हमारे न्यूटन कहते हैं कि हमने जान लिया है कि दुनिया के दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते ही करते हैं बाय सम फोर्स, वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे उनका कुछ ना कुछ मासेस भी है, m1 एंड m2, कुछ भी उनका मास भी रहेगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि वो, अब देखो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मालूम है, ठीक है। तो अगर दुनिया में कोई भी फोर्स अगर अट्रैक्ट करता है किसी भी चीज को, अगर कोई दुनिया में फोर्स अट्रैक्ट करता है, तो कहते हैं न्यूटन कि फोर्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस का प्रोडक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, उन दोनों के इस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा प्रोडक्ट को। सो ये जो ये है ना, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा है प्रोडक्ट ऑफ मास,
प्रोडक्ट ऑफ मास है ये, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा फोर्स है। तो फोर्स क्या है हमारा यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स डायरेक्टली, देखो अब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय सम फोर्स, तो वो जो फोर्स होगा ना जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा मासेस को। समझा इसका मीनिंग। और अभी अभी मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे, इसके पहले किधर गया वो डिलीट मार दिया मैंने, कि अगर मान लो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है और B बढ़ेगा तो A भी बढ़ेगा ना। यानी कि इस रिलेशन से क्या पता चलता है कि अगर किसी का मासेस बढ़ेगा ना तो उसके बीच का फोर्स भी बढ़ेगा। यानी कि अगर इनका मासेस बढ़ेगा ना तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगा। समझा अच्छे से। यानी कि जैसे कि अगर मान लो सन है और उसके अगल बगल हमारा अर्थ यहाँ पे घूम रहा है, तो अगर अर्थ का मास बढ़ेगा और सन का मास बढ़ेगा ना तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा होगा। समझा, ये बात को आपको समझ में आया। यानी कि मासेस बढ़ता है तो फोर्स और ज्यादा बढ़ता है। और सेकंड चीज क्या बताई न्यूटन ने, कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली मतलब ऊपर 1 रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो भी इनके बीच का डिस्टेंस रहेगा ना उसके स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। और अभी अभी मैंने आपको इनवर्सली का मीनिंग बताया था ना, कि अगर कोई A इनवर्सली प्रोपोर्शनल मान लो B है, तो अगर B बढ़ाओगे तो A घटता है और B घटाओगे तो A बढ़ता है ना। यानी कि अगर डिस्टेंस को आप ही बताओ, अगर डिस्टेंस आप बढ़ाते हो इनके बीच का तो आपका फोर्स घटेगा। यानी यहाँ पे बताओ ना, अगर इस ऑब्जेक्ट को आप दूर रखते हो तो ये इनके बीच में फोर्स ज्यादा रहेगा क्या, नहीं। तो अगर आप डिस्टेंस को घटाते हो तो फोर्स यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बढ़ता है। यानी कि डिस्टेंस को घटाना, डिक्रीज करना, डिस्टेंस डिक्रीज करना, डिस्टेंस को कम करना, मतलब इसको और पास में लेके आना ऑब्जेक्ट को। और जैसे जैसे तुम ऑब्जेक्ट को पास में लाओगे तो इनके बीच का जो फोर्स है वो बहुत बढ़ जाएगा। और अगर इनको दूर लेके जाओगे ना तो इनके बीच का फोर्स घट जाएगा। समझा। यानी कि डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा और अगर डिस्टेंस घटाओगे तो फोर्स बढ़ेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, कितना आसान तरीके से आपको ये समझ गया ना। देखो यही चीज यहाँ पे न्यूटन ने लिख रखी है कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। यहाँ पे आपको ध्यान देना है प्लीज। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या बोला है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, सिर्फ अर्थ के अंदर नहीं बोल रहा हूं मैं, यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स every other object। यानी कि each and every object present in the universe attracts to each other objects by some definite force और with some definite force। मतलब कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं by some definite force, मतलब विदाउट फोर्स अट्रैक्शन थोड़ी होता है। एंड दिस फोर्स, वो जो फोर्स है, आगे सुनना अच्छे, सब बताते जा रहा हूँ लाइन टू लाइन। एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। यानी कि जो वो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये सिंबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी मल्टीप्लीकेशन को, ठीक है, ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर, किसका, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस को। तो यही दोनों चीज यहाँ पे इन्होंने वर्डिंग्स के फॉर्म में लिख दी है, वर्डिंग्स के फॉर्म में। जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया ये वर्डिंग्स के फॉर्म में यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यही है न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जिंदगी में आपको ऐसा किसी ने बताया नहीं होगा, बट स्टिल आपको अभी समझ चुका है अच्छे से एकदम, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में कि क्या है, ठीक है। देखो अब मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। हमको यहाँ पे दो चीजें मिल चुकी हैं, एक हमको ये मिला, एक हमको ये मिला। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से आप बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखो ये सिंबल तो सेम है ना, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऊपर m1 m2 लिख देता हूं और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नीचे d²। तो बात तो एक ही हो गई ना कि ये हमारा f, जब ये इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये हमारा इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये सिंबल तो दोनों में लगता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या फिर कि f इज, यहाँ पे जो हमारा f है, ये जो हमारा f है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन यहाँ पे d का स्क्वायर, है ना। ऐसा लिख सकता हूँ ना, ओके फाइन। अच्छा गाइस, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि अगर मान लो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम इक्वल टू कोई कांस्टेंट लिखते थे, है ना। मतलब इक्वल के बगल में कांस्टेंट लिख देने का। तो अब यहाँ पे न्यूटन ने कौन सा कांस्टेंट लिया, न्यूटन ने बहुत तगड़ा, मोटा तगड़ा, बहुत भारी वाला कांस्टेंट लिया था भाई, ठीक है। न्यूटन कहते हैं कि यहाँ पे मैं अपना कांस्टेंट लूंगा, यहाँ पे इक्वल हटाऊंगा और यहाँ पे मैं एक g नाम का कांस्टेंट लूंगा, मैं k नहीं लूंगा, g लूंगा। और यहाँ पे उन्होंने m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। इन्होंने कहा कि ये जो g है ना, ये g मामूली नहीं है, इसे हम कहेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसे हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू फिक्स होगी जो कि 6.67
इंटू 10⁻⁻11, यहाँ पे अभी ध्यान देना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी ये हमारी यहाँ पे वैल्यू होगी जो कि फिक्स वैल्यू है। ये वैल्यू यहाँ पे इनकी फिक्स वैल्यू है, ये चेंज नहीं हो सकती। हमेशा आपको ये याद करना पड़ेगा, जी की वैल्यू फिक्स होती है दुनिया में 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू फिक्स है, दिस वैल्यू इज फिक्स्ड। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से हमारा ये फोर्स मिल गया। देखो तो यही तो वो चीज है यार, आपको समझ जाना चाहिए अभी कि यही तो वो फोर्स है जिसकी वजह से ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। समझा मैं क्या कह रहा हूं? यानी कि अगर आपको पता करना है कि आपके बगल में यहाँ पे मान लो ये दो फोर्स है, मतलब आपको अगर पता करना है कि आपके बगल में ये एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो न्यूटन के अकॉर्डिंग तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होंगे, चलो बताओ। अगर आपको पता करना है तो आप क्या करोगे, आप पहले पता करो कि इनके बीच का मास कितना है, ठीक है, फिर इनके बीच का डिस्टेंस कितना है पता करो फटाफट, फिर इसके बीच का फोर्स पता करने के लिए हमको एक फॉर्मूला मिल गया, यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो इसी का इस्तेमाल कर देना कि F इज इक्वल टू सॉरी m1 m2 और इनके बीच का d का स्क्वायर। और आपको सारी वैल्यू तो पता ही है क्योंकि जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है ना। कितनी होती है जी की वैल्यू, 6.67 इंटू 10⁻11। m1 मान लो, इनका m1 जो है वो मान लो 10 है, m2 मान लो 20 है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस मान लो 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16। अब इसको सॉल्व कर दो तो इनके बीच में कितना फोर्स है, आपको पता चल जाएगा। समझा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं? तो इस तरीके से आप किसी का भी पता कर सकते हो दुनिया में। अगर मान लो इस अर्थ में आप खड़े हो, ये आप हो, ठीक है, और आपके सामने एक बॉल है, तो यहाँ पे आपके बीच में भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, समझ रहे हो। तो अब आपका मास कितना है m1, बॉल का मास कितना है m2, ठीक है, और आपके दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है d। तो आप सेम यही फॉर्मूला लगाओ, और g की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, सेम फॉर्मूला लगाओ और आप सॉल्व कर लो कि आपके और बॉल के बीच में कितना डिस्टेंस है। बस आपको मासेस पता होना चाहिए। समझा कि नहीं समझा? ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये बात मालूम है तो आपको सब मालूम है। समझा कि नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? तो हाँ, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए अब ना मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये मासेस एंड वेट क्या होता है, देन मैं आगे के टॉपिक में बढ़ूंगा, सारे टॉपिक बाद में बताऊंगा। तो भाई मासेस आपको पता होना चाहिए। तो आप बोलोगे ये मासेस कैसे निकालने का भाई, मास क्या होता है? तो यहाँ पे एक टॉपिक है मास एंड वेट का। रुको जरा, सब पढ़ाऊंगा, पहले मास एंड वेट सुन लो, ठीक है। तो मास एंड वेट एग्जैक्टली क्या होता है? तो भैया जो मास है हमारा यहाँ पे, तो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। क्या होता है कि मास एक ऐसा चीज है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी, मतलब किसी ऑब्जेक्ट में कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, वही हमारा क्या कहलाता है, मास। तो व्हाट इज मास? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। तो आप कहोगे भैया मैटर क्या होता है, ठीक है, आप बताओ मैटर क्या होता है। तो जैसे कि मैं खड़ा हूं, अभी मैं बैठा हूं, फिलहाल अभी खड़ा नहीं हूं, ठीक है। तो मेरे अंदर हड्डियां हैं, हड्डियों के अंदर कैल्शियम होगा, मेरी स्किन है, स्किन के अंदर बहुत सारे साइटोप्लाज्म सेल वगैरह प्रेजेंट है ना। आपका मोबाइल है, तो मोबाइल के अंदर प्लास्टिक लगा है ना, वो जो प्लास्टिक है, वो जो अंदर लोखंड लगा होगा, आयरन लगा होगा, है ना। तो वो सब क्या है, मैटर है। मेरे शरीर के अंदर देखो पानी भरा है, मेरे शरीर में खून है, मेरे शरीर में हड्डियां हैं, है ना। तो इन सब में मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो जो मॉलिक्यूल्स, वो जो मैटर है, मैटर, तो वो मैटर ही हमारा मास कहलाता है। जितना मैटर होगा उतना मास होगा। समझा अच्छे से मैं क्या कह रहा हूँ? यस माय डियर। और जो मास होता है उसकी यूनिट केजी होती है, ध्यान रखना। और ये एक टाइप की स्केलर क्वांटिटी है, इसको भी समझ के रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू कि मास हमेशा कांस्टेंट होता है हर जगह। जैसे कि मान लो, अब आप ही बताओ कि मैं अगर मून में चला जाऊं, अगर मैं मून में चला जाऊं, तो जब मैं मून में जाऊंगा तो वहां पे मेरी हड्डियां गायब हो जाएगी क्या? मेरा खून, मेरा ब्लड, पानी, मेरा सब गायब हो जाएगा क्या? नहीं, मैं मून में भी लेके जाऊंगा ना अपनी हड्डियां। नहीं तो कुछ ऐसा होगा कि जैसे अर्थ से हम मून में जाएंगे तो हमारी हड्डियां गायब हो जाएंगी। अरे बाप रे, हम बिना हड्डी के दिखेंगे। OMG, जस्ट बिलीव दैट सिचुएशन कि हम बिना हड्डी के कैसे दिखेंगे। है ना। चलिए, तो जो जैसे हम मून में जाएंगे ना यार, तो मून में जैसे ही हम जाएंगे ना, तो वहां पर हमारा जो मास है वो उतना ही रहेगा, क्योंकि मैटर उतना ही रहने वाला ना। हम मार्स में चले जाएं, हम कहीं पर भी चले जाएं, तो हमारा मास उतना ही रहेगा। अगर हम सन में जाते ना तो हम सन में जल जाएंगे, बट फिर भी हमारे हड्डियों के मॉलिक्यूल तो उतने ही रहेंगे ना। जलने के बाद भी वो मॉलिक्यूल तो उतने ही रहेंगे ना भाई। हमारे ब्लड वगैरह सब उतना ही रहेगा ना, जलने के बाद भी वो सब एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा फिलहाल तो, बट स्टिल वो सब बात की बात है, आप 11th-12th में सीखोगे। अभी के लिए बस इतना जान के रखो कि कहीं भी हम जाएंगे तो हमारा मैटर उतना ही रहता है।
ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो फिर व्हाट इज वेट? तो मास तो ये हो गया कि अमाउंट ऑफ मैटर, हड्डी वड्डी जो हमारे अंदर है वो सब मॉलिक्यूल सब मैटर हो गया। तो व्हाट अबाउट वेट यार? फिर वेट क्या है? तो देखो अब हम सबको पता है, देखो वेट कितनी अच्छी बात है, आपको अभी देखो बताता हूँ, आप चिंती तरीके से समझ जाओगे। देखो ये हमारा अर्थ है और हम यहाँ पे मान लो खड़े हैं, ठीक है, तो हमको अर्थ अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, अर्थ हमको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो याद रखो माय डियर, जिस फोर्स से अर्थ हमको अट्रैक्ट करता है वही फोर्स हमारा वेट कहलाता है। सोचो, वेट ही फोर्स है, फोर्स ही वेट है, वेट ही फोर्स है, फोर्स ही वेट है। वेट इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स, फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू वेट। समझा? यानी कि मान लो अगर अर्थ के ऊपर आप यहां पे बैठे हो तो आपको यहां से ये क्या करेगा, खींच लेगा अपने तरफ। यानी कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और जितने अमाउंट ऑफ फोर्स से वो अट्रैक्ट करता है ना वही हमारा वेट कहलाता है। तो यहां पे पढ़ लो कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। यानी कि एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से अर्थ जो है हमारा अट्रैक्ट करता है सामने वाले ऑब्जेक्ट को, वही हमारा कहलाता है वेट। और फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो हमारे वेट की यूनिट भी न्यूटन होगी। समझा? जैसे यहाँ पे मास की यूनिट हमारी केजी है वैसे ही, ठीक है, इस बात को ध्यान देना। तो यानी कि अब यहाँ पे ध्यान दो यार, यहाँ पे ध्यान दो, और वेट का फॉर्मूला होता है mg, तो यहाँ पे W इक्वल टू F इक्वल टू mg बन जाएगा। समझा अच्छे से? देन आप पूछोगे फिर ये g क्या है? ये है ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन। चलिए तो अब हम पता करते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन एग्जैक्टली क्या होता है। अब हम सबसे पहले यही जानेंगे कि अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन एग्जैक्टली क्या होता है। अब हम ये समझते हैं, तो सबसे पहले क्यों ना हम ये जान ले कि एक्सिलरेशन क्या है भाई। तो शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो एक्सिलरेशन जो है हमारा, पहली बात तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये हमारा? पहली बात वेक्टर क्वांटिटी है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल यहाँ पे a, या फिर हम लोग यहाँ पे g की हेल्प से, चलो मैं यहाँ पे g ही लिख देता हूँ क्योंकि हम ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे g से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये सब हमारा ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसको आपको अच्छे से समझ के लेना है, जो कि आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। ध्यान दो, न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने कहा भाई कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा, मान लो अगर मैं एक यहाँ पे अर्थ बना देता हूँ, पहले ये भैया बन गया अर्थ। ओके, बहुत बढ़िया बन गया यार, ये तो मैंने सोचा नहीं था कि इतना राउंड मेरे से आएगा, ठीक है। ठीक है, देखो ये हमारा अर्थ है। थोड़ा समझने का भी यार डिटेल में बता रहा हूँ। ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अर्थ का सरफेस होता है, अर्थ का सरफेस पता है ना, जहां तुम सब बैठे हो, और मान लो तुम यहाँ पे ये पहाड़ी वगैरह, यहाँ तुम बैठे हो, तो इसके ऊपर उड़ते जाओगे तो हवा होगा, हवा, फिर ये हमारा एक ऐसा यहाँ पे टाइम आएगा ना जिसके बाद आप स्पेस में चले जाओगे। समझा? तो यही हमारा होता है सरफेस। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो ये जो है हमारे अर्थ का सरफेस है। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो अगर मान लो मैंने सरफेस में एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है, और ये हमारा पूरा अर्थ है, ये हमारा पूरा का पूरा अर्थ है, समझा, और हमने सरफेस में एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ध्यान से सुनो अच्छे से, तभी समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना जरा अच्छे से। तो ये ऑब्जेक्ट का भी कुछ ना कुछ मास होगा ना, मैंने उसको m1 ले लिया, या चलो स्मॉल m ले लेता हूँ, ठीक है। और ये जो अर्थ है, ये अर्थ का भी तो वजन कैपिटल M लेता हूँ, क्योंकि अर्थ का भी वजन होगा ना कुछ तो भाई। क्या अर्थ का वजन नहीं होता क्या? अर्थ का वजन होता है ना। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अब जो ये हमारा एक अर्थ भी भले बड़ा है तो क्या हुआ, बट ये अर्थ भी तो बड़ा है ना, एक ऑब्जेक्ट ही है। और जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रियलिटी में जो उसके सरफेस में बैठा है, तो वो भी तो एक ऑब्जेक्ट है। समझा मैंने क्या बोला? ये भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन हमारे ये एक दूसरे को ऑब्जेक्ट खींचना शुरू कर देंगे, एक दूसरे को खींचना शुरू कर देंगे बाय सम फोर्स। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझा कि नहीं समझा? तो अब जरा यहाँ पे आप बताना, इनके बीच का जो फोर्स होगा वो कितना होगा? तो कैपिटल G, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है? m1 m2 अपॉन d का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, तो ये सेंटर है मान लो अर्थ का, तो और जो ये ऑब्जेक्ट है ये सरफेस में बैठा है, तो सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस कितना होगा? उतना ही जितना रेडियस होता है।
तो अर्थ के रेडियस के बराबर डिस्टेंस रहेगा ना। तो अब यहाँ पे लिखो कि जी तो उतना ही है, m1 हमारा कैपिटल M हो जाएगा क्योंकि ये हमारा मास है, m2 हमारे ऑब्जेक्ट का मास है जो कि स्मॉल m है, और d की जगह में यहाँ पे r लिखना पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे r है, समझा। और ये हमारा f हो गया। अब जरा आप बताओ कि ये जो हमारा फोर्स होता है, अब देखो अर्थ क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा, तो मैंने अभी आपको वेट के बारे में बताया ना कि जब कोई अर्थ है और किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, तो जिस फोर्स से खींचता है वही उसका वेट होता है ना। जिस फोर्स से खींचता है वही उसका वेट होता है यहाँ पे हमारा, और जितना वेट वो हमारे वेट का फॉर्मूला mg, यानी कि फोर्स की जगह में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं, समझा। तो यहाँ पे g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, ये स्मॉल m और ये स्मॉल m कैंसल, तो क्या मिलेगा, g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r का स्क्वायर, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इस तरीके से आपको समझना था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, आपको थोड़ा भी इसमें डाउट नहीं होगा। आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? कमेंट बॉक्स में यार धड़ाधड़ कम से कम कमेंट डालो यार, 4 5 6, ठीक है, समझ जाएगा। लाइक वगैरह कर दो, शेयर मार दो इसी बात पे, अगर आपको समझ में आ गया है तो। नहीं समझा तो रिवाइंड कर लो। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि मैंने आपको अच्छे से सब समझा दिया, और यही चीज़ आपके बुक में देखो यहाँ पे अच्छे से बताया, आपके बुक में अच्छा बताया ही नहीं है, चलो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ठीक है। अच्छा, अभी जी की वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो जी की वैल्यू अब देखो, अभी हमने कहाँ पे फाइंड किया है, सरफेस में ना, सरफेस में निकाला है ना। अभी हमारा ऑब्जेक्ट देखो भाई, अर्थ सबको अट्रैक्ट करता है क्योंकि अर्थ एक ऑब्जेक्ट है, और हम देखो आपको पता है अर्थ और हम भी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है। अर्थ एक हो गया और अर्थ में हम रहते तो हम एक अलग ऑब्जेक्ट हो गए, तो हमारे बीच में वो न्यूटन का ये एफ वाला फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, हमारे और अर्थ के बीच में भी होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना अच्छे से। चलो, तो अभी तो हमने इस ऑब्जेक्ट को सरफेस में रखा था, ठीक है। तो जब आप जी की वैल्यू निकालोगे ना, स्मॉल जी की वैल्यू, अब देखो आपको यहाँ पे समझ जो गया होगा कि स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है और कैपिटल जी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो स्मॉल जी अब आपको समझ जाना चाहिए कि स्मॉल जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और जो कैपिटल जी है ये हमारा यहाँ पे कांस्टेंट एक नंबर है। तो याद रखना कि हमने अभी किसके लिए निकाला, सरफेस के लिए। तो सरफेस में जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है, पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना अच्छे से। चलिए, ऐसे ही मान लो अभी ऐसे ही आगे चल के ये ऑब्जेक्ट अगर हम बाहर लेंगे या अंदर भेजेंगे तो क्या होगा, समझा। यही है भाई, हम सब लोग वेरिएशन में पढ़ेंगे, यानी कि वेरिएशंस इन जी में अभी हम यही सब जानेंगे, ठीक है। इस टॉपिक में अभी हम सब यही समझेंगे कि हमारे जी की वैल्यू कहाँ कैसे क्या क्या होगी। तो वेरिएशंस इन जी अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि अभी तो हमने सरफेस में 9.8 निकाल लिया, बट अगर ऑब्जेक्ट को हम दूर लेके जाएं, अभी हमारा यहाँ पे प्यारा सा ये अर्थ था, तो अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को इस यहाँ से दूर लेके जाएं स्पेस में, या फिर इस ऑब्जेक्ट को अंदर लेके आए सेंटर की तरफ, या फिर इसको इधर उधर किधर लेके जाऊँ, तो क्या होगा, यही सब हमें देखना है। तो हमको फॉर्मूला तो ये मिल चुका है भाई। अब आपको इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक बात बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, समझने के लिए रेडी रहा करो हर चीज़ के लिए। तो G इज इक्वल टू कैपिटल जी M अपॉन आर स्क्वायर हमको मिला। अब आप ही जरा बता दो हमें कि ये जो G और कैपिटल M है, ये जो G है ना, G इसकी वैल्यू तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है, और जो कैपिटल M है ये तो अर्थ का मास है, ठीक है, जो कि 6 इंटू 10⁻24 होता है kg, ठीक है, इतना फिक्स होता है ये। तो यानी कि G और M दोनों की वैल्यू फिक्स है ना, यानी दोनों कांस्टेंट हो गए ना। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हम इक्वल टू K लिखते हैं और B। तो यानी कि अगर मैं इस कांस्टेंट को और इक्वल को हटा दूं तो वापस से यहाँ पहुंच जाऊंगा। यानी कि अगर मैं इस इक्वल साइन को, और ये भी तो मेरा कांस्टेंट जैसा हुआ ना G और M, तो अगर मैं इसको गायब कर दूंगा तो ये मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा 1/r का स्क्वायर। और इस रिलेशन का मतलब क्या है कि ये G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। समझा कि नहीं समझा अच्छे से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर रेडियस बढ़ाता हूं तो G की वैल्यू घटेगी, समझा, और अगर रेडियस घटाता हूं तो G की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, बढ़ेगी। इस तरीके से आपको यहाँ पे थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा, जो कि आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया मेरी बातें, मैंने जो यहाँ पे बताई है, समझा अच्छे से? ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो, इसीलिए तो कहते हैं कि याद है तो आबाद है, जो आपको बताता हूँ उसको याद रखने का, भूल जाओगे तो फिर प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो अब देखो, मैं यहाँ पे वापस से एक अर्थ को लेता हूँ, ये अर्थ को मैंने यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे देखो अभी क्या करता हूँ, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा क्या है, सेंटर है। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट इधर था,
तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस r है। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर लेके जाता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ, तो ये मेरा मान लो हाइट मैंने ऊपर और h ले लिया, तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, ये r प्लस h, यानी कि मेरा यहाँ पे जो r की वैल्यू है ये बढ़ी ना, यानी कि मेरी हाइट बढ़ गई, तो g की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। समझा। और अगर मान लो मैं ना इसी ऑब्जेक्ट को अंदर लेके आता हूँ, तो यहाँ पे जो r की वैल्यू वो कम हो जाएगी, क्योंकि फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, घटेगा, तो फिर g की वैल्यू बढ़ेगी। समझ में आया अच्छे से मैंने क्या बोला, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलो, तो अब यही चीज यहाँ पे हमें देखना है, यही चीज कि पहला है चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो देखो अच्छे से, अभी चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ अगर आपको यहाँ पे देखना है, तो आपको चीजों को यहाँ पे समझना पड़ेगा अच्छे से, जो चीजें हैं उनको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मैं सरफेस बताता हूँ, तो सबसे पहले जो है हमारा यहाँ पे ये चीज को यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। अब देखो ये जो अर्थ है, अर्थ का ये जो साइड है यहाँ पे, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इधर है तो इस साइड को हम कहते हैं इक्वेटर, इस साइड को क्या कहते हैं, इक्वेटर। अर्थ का रियल ऐसा ही होता है, हमारा पूरा गोल गोल अर्थ थोड़ी होता है, और इसे हम कहते हैं पोल। अब आप ही खुद दिमाग लगाओ कि अगर यहाँ से आप थोड़ा खुद का दिमाग लगाने का रे बाबा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर करूँ तो ये ज़्यादा है r, और अगर यहाँ तक का करूँ तो ये कम है। आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि पोल की तरफ जो सेंटर है, सेंटर से पोल की तरफ का जो डिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम है, और इक्वेटर तक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और अभी अभी हमको एक रिलेशन मालूम पड़ा ना कि g है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर को, अभी पता चला ना। तो अगर इक्वेटर में क्या है, r की वैल्यू ज़्यादा है, तो अगर इक्वेटर में r की वैल्यू ज़्यादा है तो g की वैल्यू क्या होगी, कम, है ना। समझा, यानी कि इक्वेटर में जो g की वैल्यू होती है वो क्या होती है, कम होती है। और सेम कंडीशन में अगर हम लोग ने यहाँ पे देखा कि पोल है, तो पोल में क्या होगा, पोल में r की वैल्यू क्या है, कम है, तो g की वैल्यू पोल में ज़्यादा होगी, यानी कि हमारे पोल में जो g की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। समझ गया। तो यही है हमारा अलोंग द सरफेस। तो अर्थ का सरफेस इक्वेटर और पोल वाला होता है, तो इक्वेटर में g की वैल्यू कम होती है और पोल में g की वैल्यू ज़्यादा होती है। ये हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया। एक बार रिवाइंड करो वीडियो को और फिर से एक बार याद करो, समझो जो मैंने बताया। अब आते हैं हाइट की तरफ। तो अभी अभी मैंने हाइट का आपको समझा दिया है ऑलरेडी, आपको अभी भी मैंने हाइट का समझा दिया ना। समझो कि देखो ये एक हमारा अर्थ है। अब आप ही बताओ, अगर मान लो हमारा ऑब्जेक्ट इधर था तो और यहाँ पे सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का r था। अब अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट और दूर जाता है और यहाँ पे आता है, तो हाइट हमारी यहाँ से हमारी हाइट बढ़ गई ना हमारी, यानी कि g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर था। तो अब आप ही बताओ, अगर हाइट हमारी बढ़ेगी तो g की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यानी कि एक बात हमेशा ध्यान रखो कि अगर हाइट बढ़ती है तो g की वैल्यू घटती है, और अगर हाइट घटती है तो g की वैल्यू बढ़ती है। समझा अच्छे से। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है चीज़ों को, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप समझ के रखो, अगर हाइट घटती है तो जी की वैल्यू बढ़ती है, अगर हाइट बढ़ती है तो जी की वैल्यू घटती है। इस चीज़ को आपको समझ के रखना है, उल्टा होता है। समझ गया अच्छे से। तो ये भी आपको समझ के रखना है। चलिए अब चेंज विद डेप्थ समझते हैं। ये दुनिया का सबसे खतरनाक तरीका है भाई। मैं आपको एक पहले ही चीज़ बता दूं कि देखो जो हमारा अर्थ होता है, देखो यहाँ पे समझने का थोड़ा अच्छे से, यहाँ देखो इसको मैं यहाँ पे ऐसे क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इसको नहीं लेता हूँ, इसको लेता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, इससे करता हूँ। देखो ये है मान लो अगर अर्थ, तो अर्थ के सेंटर में, प्लीज लिसन केयरफुली, अर्थ के सेंटर में जो होता है ना, सेंटर में यहाँ पे जी की वैल्यू 0 होती है, पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर मान लो ये हमारा सरफेस है, सरफेस में हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अगर ऑब्जेक्ट मान लो हमारा पहले अगर सरफेस में है तो यहाँ तो इसकी वैल्यू 9.8 रहेगी। बट अगर ये अर्थ जो सरफेस में हमारा ऑब्जेक्ट बैठा है, ये डेप्थ मतलब अंदर की तरफ, किसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, डेप्थ की बात कर रहे हैं। तो मतलब अंदर की तरफ अगर आना शुरू करेगा, ये अगर अंदर की तरफ आना शुरू करेगा तो जो हमारा डिस्टेंस है, अब g इज इक्वल टू हमारा 1/r स्क्वायर था ना, तो कभी भी सेंटर से लेके सरफेस तक का डिस्टेंस r होता है, ठीक है। तो अब जब ये अंदर की तरफ आना शुरू करेगा तो ये r की वैल्यू कम होगी ना, तो अगर r की वैल्यू कम होगी तो g की वैल्यू बढ़नी चाहिए, g की वैल्यू बढ़नी चाहिए ना। बट यहाँ तो सेंटर में तो वैल्यू g की 0 होती है, बढ़ तो नहीं रहा। मतलब कि डेप्थ वाले में हमारा ये फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं होता। समझा अच्छे से मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ हाइट में और हमारा जो यहाँ पे सरफेस वाले में ही हमारा फॉर्मूला सेटिस्फाई हो रहा था, बाकी किसी में भी हमारा फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं होगा।
इस बात को आपको अच्छे से समझ के रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ कि जैसे ही हमारा ये ऑब्जेक्ट है ये अंदर की तरफ सेंटर में आएगा, तो इसका जो मास है इस ऑब्जेक्ट का, इसका मास, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। इस वजह से जो मास है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मास इक्विलिब्रियम पोजीशन में। और जो यहाँ पे हमारा रेडियस है, अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो रेडियस भी कम होगा। तो रेडियस भी हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यानी कि मास एंड रेडियस दोनों हमारे डिक्रीज हो रहे हैं। समझा अच्छे से? तो इन्हीं दोनों के रिलेशन की वजह से जी की वैल्यू हमारी 0 है। तो आप टेक्स्ट बुक में आपने पढ़ लेना, वहां भी यही सिर्फ लिखा हुआ है, इसी को आप याद कर लो कि मास एंड रेडियस के रिलेशन के वजह से जी की वैल्यू हमारी 0 होती है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इस बात को समझना। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इस बात को आपको समझ के रखना है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, मास एंड वेट समझा दिया है। अब आते हैं फ्री फॉल की तरफ, जो कि बहुत ही चिंदी सा और आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखो भैया, एक बात सुनो सभी लोग, यहाँ पे जितने भी नन्हे मुन्ने राज दुलारे प्यारे से बच्चे हो, यहाँ पे ध्यान दो। तुम्हारा ये फ्रेंड प्रशांत तुम्हें जाने नहीं देगा, पढ़ो यहाँ पे ध्यान से। देखो भाई, क्या होता है, अगर मान लो एक ऊपर टेबल है, दिस इज द टेबल, और ऊपर एक बॉल रखी है। ठीक है, अगर मैंने इस बॉल को धक्का मारा तो ये, और नीचे हमारा ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, ये हमारा सरफेस ऑफ द अर्थ है। तो अगर आपने इसको धक्का मारा ऊपर से, तो ये क्या होगा जरा बताओ? ये ऊपर से यहाँ पे नीचे आके फॉल हो जाएगा, गिर जाएगा ना, ये ऊपर से आके नीचे, यहाँ पे ऐसे आके बॉल गिर जाएगी ना सरफेस ऑफ द अर्थ में। तो अब जब आप ध्यान से देखना कि जब ये गिर रहा होगा, जब ये गिर रही होगी ऑब्जेक्ट, तो इसके ऊपर क्या क्या अप्लाई होगा? इसके ऊपर एयर का फोर्स अप्लाई होगा, है ना। फिर इसके ऊपर फ्रिक्शन अप्लाई होगा एयर के मॉलिक्यूल का। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी बात, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा। अर्थ इस, जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होगा तो अर्थ इसको खींचेगा ना अपनी तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा ना इसके ऊपर अर्थ हमारा। तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो अब जरा ध्यान से सुनो, ये अर्थ जब हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा ना, जब जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ ऊपर से नीचे गिर के आता है ना, तो इसके ऊपर एयर का फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स, ये अभी जब ऊपर से गिरेगा ऑब्जेक्ट नीचे, तो एयर के मॉलिक्यूल का फ्रिक्शन भी होएगा ना इसके ऊपर, है ना। और अर्थ जो है वो भी उसको अट्रैक्ट करेगा, एयर भी इसके ऊपर लड़ेगी, है ना। एयर यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो उसके ऊपर यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल भी इसको अट्रैक्ट, मतलब इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इस वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे आ नहीं पाएगा अच्छे से। तो अब देखो, फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली नीचे गिर रहा हो, मतलब बिना किसी फोर्स के, बिना किसी चीज के ये ऑब्जेक्ट फ्रीली नीचे गिरे, उसे कहते हैं हम फ्री फॉलिंग। फ्री फॉलिंग क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट बिना किसी अप्लाइड फोर्स के ऊपर से नीचे गिरे, इसी को हम कहते हैं फ्री फॉलिंग। इस बात को आपको अच्छे से समझ के रखना है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आया अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं? यही हमारा कहलाता है फ्री फॉलिंग। तो अब यहां पे जरा ध्यान दो, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जब ये ऊपर से नीचे गिर रहा है तो इसमें एयर का फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो क्या ये फ्री फॉलिंग कर रहा है क्या? नहीं। फ्री फॉलिंग कौन करता है? जो ऑब्जेक्ट कभी भी ऊपर से नीचे गिरे और उसमें कोई भी फोर्स अप्लाई ना हो, ना ही ग्रेविटेशनल फोर्स, ना ही एयर का फोर्स, ना ही फ्रिक्शनल फोर्स। बट आपको क्या लगता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ में नीचे गिरेगा, ऊपर से टेबल से या छत से या फिर बिल्डिंग से कोई नीचे गिरेगा, तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई ना हो, उसमें एयर के मॉलिक्यूल अप्लाई ना हो, उसमें फ्रिक्शन ना अप्लाई हो? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है बिल्कुल भी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक हम वैक्यूम बनाते हैं। वैक्यूम, वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम एक ऐसी जगह होती है, ऐसी साइंटिस्ट लोग क्रिएट करते हैं जहां पे भाई हवा भी नहीं होती, जहां पे एयर भी नहीं होता। तो वहां पे अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराते हो ना, तो उसे कहते हैं हम एग्जैक्टली प्योर और असली वाला फ्री फॉल, क्योंकि वहां पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता, ना तो ग्रेविटेशनल, फिलहाल ग्रेविटेशनल थोड़ा बहुत अप्लाई होता ही होता है, चाहे तुम वैक्यूम में भी गिराओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो अप्लाई होएगा ही ना भाई, ठीक है। बट एयर का फ्रिक्शन नहीं होता वहां पे, एयर के मॉलिक्यूल्स का फ्रिक्शन वहां पे नहीं होता, क्योंकि वैक्यूम में हवा नहीं होती है। समझा अच्छे से? तो इसीलिए व्हाट इज फ्री फॉलिंग? तो एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो यहां पे ध्यान देना अच्छे से, फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या लिखोगे यहां पे? फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ
an object only under the influence मतलब प्रभाव मतलब इफेक्ट, only under the influence of gravitational force, समझा अच्छे से, then it is said to be free falling, समझा, फ्री फॉलिंग, ठीक है, फ्री फॉलिंग, समझा अच्छे से। यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, फिर से बताता हूँ अच्छे से कि फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट हमारा फ्री फॉल कर रहा है, फॉल हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, और उसमें ओनली एंड ओनली, वन एंड ओनली, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही उसके ऊपर लग रहा हो, एयर के मॉलिक्यूल ना लगे, एयर का फ्रिक्शन नहीं लगना चाहिए, ये सब कुछ नहीं अप्लाई होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होना मांगता है, तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हमारा फ्री फॉलिंग कर रहा है। फ्री फॉलिंग की कंडीशन होती है कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के बराबर होती है। और ये फॉर्मूलाज फ्री फॉलिंग में प्लीज एंड प्लीज याद कर लो, ये सारे फॉर्मूला आप याद कर लो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। तो भैया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर बात करूं मैं, तो कभी भी ये आप 11th क्लास में फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 में ग्रेविटेशन करके आपको चैप्टर मिलेगा फिजिक्स में, क्लास 11th में भी, ठीक है, तो वहां पे आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। इसको यहाँ पे आपको समझा पाना मतलब कि ऐसा है कि क्या ही कहो, मतलब फुकट के पहाड़ तोड़ना होगा, टाइम पास है और ये कभी जल्दी एग्जाम में आता भी नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि आप भी इसमें टाइम पास करो, स्मार्ट वर्क करो, ज़्यादा मतलब बेनिफिट में रहोगे। तो ये जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, ये माइनस यहाँ पे याद रखो अच्छे से, R+H, कोई यहाँ पे स्क्वायर गलती से लगा देता है जो कि रॉन्ग है, तो यहाँ पे ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M हमेशा अर्थ का मास होता है, स्मॉल m किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा। अरे बताया था ना आपको अभी कि एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, तो यहाँ पे जो ये है इसका स्मॉल m, अर्थ का कैपिटल M है ना, फिर ये अंदर की तरफ अट्रैक्टेड होता है, तो सब आपको समझा दिया मैंने, इतना भारी तरीके से आपको कोई नहीं बताया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अभी, तो ये आपको समझ के रखना है, यहाँ पे ये सारी चीजें हैं। और एक बात बस ध्यान रखो कि अगर मान लो जैसे कि आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि ये है हमारा यहाँ पे अर्थ, देखो यहाँ पे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ में यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट है, ध्यान से थोड़ा समझोगे तो जानोगे तो याद रहेगा। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो अब समझो, अगर मान लो मैंने इसको इन्फिनिटी में लेके चला गया, तो अगर मैं इसको इन्फिनिटी में लेके चला गया, तो यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होती है, ये सिंबल इन्फिनिटी का होता है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर वाले डिस्टेंस में। और अगर मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के सरफेस से मतलब यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू -Gmm/r होती है, समझा अच्छे से, इस बात को आपको ध्यान देना है। आप कहोगे यहाँ से h कहाँ गायब हो गया, देखो भाई अच्छे समझना, अगर मैंने यहाँ पे रखा तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस h है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, तो टोटल मिला के r और h R+H बनता है। लेकिन अगर मैंने अर्थ के सरफेस में रखा तो h क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि r की ही सिर्फ वैल्यू कंसिडर की जाएगी ना, तो यहाँ पे सिर्फ सरफेस में, अर्थ के सरफेस में कौन रहेगा, सिर्फ r आता है, h नहीं आ सकता। h तो तब लेते हैं ना जब अर्थ के सरफेस से दूर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, समझा, इसीलिए वहां पे h नहीं आएगा। तो सरफेस में ये वैल्यू होती है, अर्थ के सरफेस में Gmm/r, और ये R+H क्यों लिखा है यहाँ पे, ये h ना दूर, मतलब हमारे अर्थ के सरफेस से दूर जाओगे ना तो यहाँ पे ये h को लिख के रखा है, वो h है, समझा। तो इस बात को आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। तो ये ग्रेविटेशनल के बारे में थोड़ा सा जो पॉइंट है इनको याद कर लो, इनके अलावा कुछ नहीं आएगा बाहर। अब आते हैं भैया स्केप वेलोसिटी में। स्केप वेलोसिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। चलो मैं आपको स्केप वेलोसिटी के बारे में बहुत अच्छी बातें बताता हूँ, यहाँ पे जरा ध्यान दो अच्छे से। स्केप वेलोसिटी के बारे में आपको ऐसी बातें बताऊंगा ना कि आप ना खुद सुन के और दंग रह जाओगे। बहुत कुछ आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा, आपको बस यहाँ पे थोड़ा समझ के लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब बस तुम लोग का काम है ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे तो सब जानोगे। देखो भाई होता क्या है, एक चीज सुनो, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो ये है हमारा यहाँ पे इस तरीके से हमारा ये अर्थ है, ठीक है। यहाँ पे अरे ये कुछ ज्यादा ही अर्थ बन गया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से कुछ एक अर्थ है, ये मान लो हमारा अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ से हमको यहाँ पे रॉकेट भेजनी है, क्या भेजनी है, रॉकेट ऊपर भेजनी है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से हमें रॉकेट ऊपर भेजनी है। अब ध्यान देना, तो अर्थ क्या करता है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है अर्थ सभी पे। तो अर्थ क्या, आप ही बताओ, क्या अर्थ हमारा दुनिया के सारे प्लैनेट को खींच सकता है क्या? नहीं, मतलब अर्थ की भी एक लिमिट है, बहुत दूर तक ये सबको नहीं खींच सकता है, अर्थ की भी एक लिमिट होती है।
अर्थ कुछ ही दूरी तक किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच सकता है। तो मान लो कि वो जो दूरी है वो ये है, मतलब ये लाइन जो मैंने बना दी, इस लाइन तक ही अर्थ किसी को भी खींच सकता है अपने तरफ। अगर इस लाइन के कोई बाहर चला गया ना तो उसको मान लो नहीं खींच पाएगा। समझ रहे हो ना जो अब तक मैंने बताया, ध्यान से सुनना। तो इसी चीज को मान लो मैं कहता हूं कि ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है। ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इसे कहते हैं, मतलब हमारे अर्थ का जो इन्फ्लुएंस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लुएंस? पावर, दबाव, ताकत, शक्ति। कहां तक इसकी शक्ति है, कहां तक इसका जज्बा चलता है, कहां तक इसकी पावर चलती है, उसे कहते हैं इन्फ्लुएंस। तो मान लो ये अर्थ का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है, इसके बाहर अगर कोई चला गया तो अर्थ के अंदर कोई ताकत नहीं कि उसके बाहर वाले ऑब्जेक्ट को खींच ले। जैसे कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहां है तो अर्थ खींचेगा, बट अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो नहीं खींच पाएगा। समझो ऐसा कुछ है, ठीक है। अब समझा जैसे मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, मतलब हमारे रॉकेट को स्पेस में अगर भेजना है तो इस अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर तो जाना ही पड़ेगा। तो अब आप बताओ, आपको समझ गया होगा चीजें कि अब मैं एस्केप वेलोसिटी हम सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब आप बताओ कि हम कितनी वेलोसिटी अप्लाई करें, अब हम कितनी वेलोसिटी अप्लाई करें इस अपने रॉकेट में कि ये रॉकेट उड़ता हुआ जाए और इस इन्फ्लुएंस के बाहर निकल जाए और अर्थ इसे खींच ना पाए अपनी तरफ। समझा? ऐसा कितना फोर्स अप्लाई करूं, कितना वेलोसिटी अप्लाई करूं इस अपने रॉकेट में कि ये रॉकेट हमारा उड़ के अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर स्केप हो जाए। स्केप मतलब बाहर निकलना, नहीं कि कहीं आग लग जाती तो हम कहते हैं कि यार जल्दी स्केप हो जाओ फायर से, है ना। स्केप मतलब होता है निकलना। तो ऐसा कितना वेलोसिटी अप्लाई करूं कि ये यहां से स्केप हो जाए। तो यही वो जो आप वेलोसिटी अप्लाई करोगे ना इस रॉकेट में, वही वेलोसिटी कहलाती है स्केप वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पे ध्यान देना, मिनिमम, ध्यान दो लिखता हूं, मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट रॉकेट भी ले सकते हो, एन ऑब्जेक्ट टू बी स्केप्ड फ्रॉम कहां से स्केप्ड, मतलब देखो इतना मिनिमम वेलोसिटी अप्लाई करो ऑब्जेक्ट में कि वो स्केप हो जाए फ्रॉम, कहां से स्केप हो जाए, हमारा अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से स्केप हो जाए। तो स्केप्ड फ्रॉम ग्रेविटेशनल या फिर अर्थ ग्रेविटेशनल लिख दो, अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, देन कॉमा लगाओ, देन दैट मिनिमम velocity is nothing but escape velocity। समझा अच्छे से? escape velocity समझा मैंने क्या बताया यहाँ पे? आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। यानी कि एक इतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी किसी रॉकेट को दो कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाए। इसी को कहते हैं हम लोग यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी, या फिर हमारा यहाँ पे हमारी स्केप वेलोसिटी है। अच्छा, आप कहोगे मिनिमम वेलोसिटी क्यों देनी है, मैक्सिमम क्यों नहीं? देखो भाई, अगर मान लो मेरा ऑब्जेक्ट मान लो मेरा ऑब्जेक्ट 100 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड देता हूं तो ये रॉकेट उड़ता है। बट अगर ये 50 किलोमीटर की स्पीड से भी उड़ सकता है तो 100 किलोमीटर देने की क्या जरूरत है? तो 50 से भी तो बाहर जा रहा है, इस अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से 50 से भी तो बाहर जा रहा है। मान लो 20 से बाहर चला गया तो 20 से भी तो बाहर जाता है। वो तो फिर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको जल्दी पहुंचाना है तो ज्यादा स्पीड देंगे, समझा, और पहुंचाना है तो और स्पीड देंगे इसको। बट अगर 20 से भी जाता है तो 20 हमारी वो मिनिमम वेलोसिटी हो गई कि अगर मान लो कम से कम मिनिमम अगर हमने रॉकेट को या ऑब्जेक्ट को 20 किलोमीटर पर सेकंड की भी स्पीड दी तो ये उड़ जाता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो अगर असली में बात करूं, सच्चाई में बात करूं, तो अर्थ की जो स्केप वेलोसिटी होती है ना, स्केप वेलोसिटी, वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। अगर दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्ट को आप चाहते हो कि अर्थ से बाहर निकाल दो तो आप उसको ना इतना तेज से फेंको इधर से, 11.2 किलोमीटर एक सेकंड की रफ्तार से भागे, मतलब 11 किलोमीटर एक सेकंड में कोई बंदा अगर ऊपर उड़ के जाता है ना तो समझ जाओ कि वो स्केप अर्थ से बाहर निकल जाएगा। सोचो, यानी एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर की रफ्तार से अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर उड़ के जाता है, समझ जाना कि वो अर्थ से स्केप हो जाएगा।
तो आई होप गाइस कि आपको एस्केप वेलोसिटी सब समझ में आ चुका है। ईच एंड एवरीथिंग मैंने एस्केप वेलोसिटी के बारे में बता दिया। थोड़ा सा ये समझ लो अच्छे से कि फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, ये याद कर लो कि सरफेस ऑफ द अर्थ में एट इनफाइनाइट काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी इतनी रहती है। ये सब याद कर लो प्लीज़, ये सब आपके याद करने के लिए है, ये समझाने लायक नहीं है। और यहाँ पे आपको ये तो समझ गया होगा कि यहाँ पे 11.2 कैसे आया। ये कैलकुलेशन, मैंने एक कैलकुलेशन की पूरी वीडियो बना रखी है, तो आप कैलकुलेशन वहाँ से कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सब सॉल्व करना है, जो कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप गाइज कि ये चैप्टर आपको अच्छा, आपको ये भी थोड़ा समझा देता हूँ, जरा ध्यान दो अच्छे से यहाँ पे, नहीं तो आप बाद में कहोगे सर हमको नहीं समझा। देखो क्या होता है कि हमारा जो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, देखो ये जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में आपको यहाँ पे बताता हूँ क्या होती है। यहाँ पे समझो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हमारे शुरू में जो एनर्जी है वो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 0 होती है। मे बी यहाँ पे ये थोड़ा गलती होगा, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। तो E1 जो है हमारी, मान लो काइनेटिक एनर्जी है पहले, और जो E2 है हमारी वो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 1/2 mv²। यहाँ पे हमको एस्केप वेलोसिटी की बात करनी है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है भाई, पोटेंशियल एनर्जी माइनस में है, G कैपिटल M स्मॉल m/r इज इक्वल टू 0। समझा अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। चलो आगे निकलते हैं। तो 1/2 mv स्केप वेलोसिटीज, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, Gm m/r इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। अब अगर मैं इस वैल्यू को उस साइड लेके जाऊं तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। तो 1/2 mv स्केप वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू, हम जानते हो ना क्या सॉल्व कर रहे हैं, हम स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है, r। अब देखो यहाँ पे ये जो m है और ये स्मॉल m कैंसिल, तो क्या मिलेगा, 1/2 ये स्केप वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू Gm/r मिल जाएगा। अब आगे जरा ध्यान देना अच्छे से, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, आगे यहाँ पे थोड़ा फोकस करोगे तब ना जानोगे, फोकस करो थोड़ा सा। तो क्या होगा, ये स्केप वेलोसिटी है जो यहाँ पे स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 2 को उधर भगा दो तो 2Gm/r बन जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, v स्केप इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट आ जाएगा और 2Gm/r बन जाएगा। दिस इज दी फॉर्मूला, ठीक है। समझा अच्छे से मैंने क्या बोला। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना था। अब देखो आप बोलोगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये क्या है, मतलब ठीक है, या E1 इक्वल टू E2 क्यों लिखा है, तो वो आपको पता है वो क्या है, उससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो यहाँ पे जो एनर्जी कंजर्वेशन होता है, जानते हो क्या होता है, कभी भी एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का एडिशन वो 0 आना चाहिए, यानी एनर्जी कंजर्व है। अगर दोनों का 0 आता है तो एनर्जी हमारी कंजर्व कहलाती है। यानी कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी अगर 0 आती है तो वो हमारी एनर्जी कंजर्वेशन कहलाती है, कंजर्व एनर्जी कहलाती है। ऐसा हमने 9th में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी कंजर्वेशन का ये रूल होता है। तो E1 मतलब काइनेटिक, E2 मतलब पोटेंशियल। काइनेटिक का फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दिया सरफेस में, ये सरफेस ऑफ द अर्थ है यहाँ पे। अब दोनों की यहाँ पे वैल्यूज डाल दी, सॉल्व कर दिया, स्केप वेलोसिटी को निकाल दिया, ये हमारे को यहाँ पे वैल्यू आ गई। दिस इज द, देखो यहाँ पे फॉर्मूला, समझा ना अच्छे से, देखो ये है हमारा, समझा। ऐसे ही हमारा ये भी आ जाएगा, फिर ये भी आ जाएगा। आप बोलोगे कि ये वाला कैसे आया, तो देखो यहाँ पे इसको भी निकाल देता हूँ आप लोग के लिए, आप लोग के लिए जान भी हाजिर है। देखो यहाँ से अभी रूट 2gr कैसे निकालते दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे तो रूट यहाँ पे 2 और gm, अगर मैं क्या करूँ यहाँ पे देखो, अगर ऊपर भी एक r और नीचे भी एक r से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऐसा हो जाएगा ना, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दिया रूट के अंदर, तो ऊपर रूट 2gm r बचेगा और नीचे r का स्क्वायर बन जाएगा। अब ध्यान से देखो जरा कि ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारे g का, स्मॉल g का, तो ये बन गया रूट 2gr। देखो यही है ना, समझा अच्छे से। इस तरीके से आप इसको निकाल लोगे। देखो यहाँ पे हमारा ये निकल गया, समझा। इसको सॉल्व कर लो, g की वैल्यू 9.8 होती है, रेडियस हमारा इतना होता है, ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 11.2 आपको आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो ये सारी चीजें थी गाइस जो मैंने आपको यहाँ पे सब समझा दी हैं अच्छे से। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर का भी रिवीजन चाहिए 1 शॉट वीडियो लेक्चर में, सो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, लगातार 1 घंटे से मैं बोल रहा हूँ और आप लोग इतना बोलते भी नहीं हो, आप तो आराम से बैठे हो, बट मेरे को कितनी मेहनत लग रही है। तो आप इसको शेयर करो जिससे कि सभी बंदों तक ये फ्री एजुकेशन पहुंचे। और अगर आप चाहो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो,
इंस्टाग्राम में ये आईडी टाइप करोगे तो मैं मिल जाऊंगा, यहाँ पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो मुझे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको सेकंड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का भी रिवीजन चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ और सभी फ्रेंड को शेयर करो। हम लोग देखते हैं करीबन 2 से 3 हजार लाइक्स इस वीडियो में आ जानी चाहिए, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कर दो, बस शेयर कर दो सभी लोगों को, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।